हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। एक तो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से हमने यकीनन बात कर दी है कि इमरान खान साहब मीडिया से गायब कर दिए गए या गायब हुए। क्या हुआ, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ-साथ बिलावल का एक ताज़ा इंटरव्यू आया है और वो बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी पीपी नस्लों से फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करना चाहती है। ये काम तनसीबात पर हमलों से नहीं होगा। ख़ैर आगे उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से भी बात करेंगे। बजट भी आया है। मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं। मेरी एक वीडियो भी ख़ैर लगी हुई है ट्विटर के ऊपर और मुझे लगा कि शायद हमारी इकॉनमी इस तरीके से चल रही है। ख़ैर एनीवे बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you very much and namaskar to everyone. Thank you, Fakar, for inviting me. जी आरज़ू, एक तो ये बताइएगा कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं, वो आजकल मीडिया से गायब कर दिए गए और इंटरनेशनल मीडिया की ये रिपोर्ट्स जो है, ये आ रही है। हुआ क्या, हालाँकि एक वक़्त था, आप खुद क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट के अलावा भी लोग, यानी 24/7 कुछ और नहीं होता था। आप टीवी शो की बात कर लें, आप न्यूज़ की बात कर लें, आप किसी और उसके कंटेंट की बात कर लें। इमरान खान और सिर्फ़ इमरान खान होता था। अब बिल्कुल मुकम्मल ख़ामोशी है, ना उनके साथ अदालत में कोई आ रहा है। पी इवन यहाँ तक कि उनके जो मचलके जिनको कहा जाता है, उसको जमा कराने के लिए कोई आदमी अवेलेबल नहीं है। एकदम से हुआ क्या है? ऐसी क्या चीज़ हुई है? जादू की चढ़ी हुई है या कुछ और? देखिए मेरे ख़्याल से ऐसा पहले भी होता रहा है और जब-जब एस्टेब्लिशमेंट ने किसी पार्टी को या किसी पॉलिटिकल लीडर को साइडलाइन करना होता है, तो सबसे पहले उसको मीडिया पे ही बंद कर दिया जाता है। हमने नवाज़ शरीफ साहब के टाइम पर भी देखा कि इस तरह से इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनकी तकरीर नहीं आ सकती, वो टीवी पर नहीं आ सकते, वो कहीं खिताब नहीं कर सकते, बैन किया गया। और अगर उससे भी पहले हम चले जाएँ, तो अल्ताफ़ हुसैन जो कि एमक्यूएम के लीडर हैं और वो भी एस्टेब्लिशमेंट की ही बनाई हुई पार्टी है और उसको भी इसी तरीके से रोका गया, मना किया गया कि टीवी पे ना दिखाएँ। वरना तो ऐसा होता था कि अल्ताफ़ हुसैन वहाँ लंदन से बैठ के खिताब करते थे और यहाँ सारे टीवी चैनल वो दिखाते थे और सब बेवकूफ़ों की तरह वहाँ ग्राउंड में या जहाँ भी वो उन लोगों ने सेटअप लगाया होता था, वहाँ बैठ के सुन रहे होते थे। ये जितने बड़े-बड़े अपने आप को सो कॉल्ड एमक्यूएम के लीडर्स कहते हैं या कुछ कहते हैं, ये भी आगे बैठे होते थे, फारूक सत्तार और दूसरे कई उनके लीडर्स बैठे होते थे और पूरा मजमा लगा होता था कराची में, वो भी हमने देखा। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन जो हैं, उनका टाइम ख़त्म कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि जी टीवी पे नहीं आ सकते और उनकी हर तरह से उनकी जो खिताबात थे, उनको रोका गया, उनकी स्पीचेज़ को रोका गया। तो ये एक तरीका है, एक पुराना टोटका है और पुराना तरीका है एस्टेब्लिशमेंट का कि वो हमेशा से ये करती आई है और हमेशा मेरे ख़्याल है करती रहेगी क्योंकि फ़िलहाल उनके काम करने का स्टाइल जो है वो कोई ख़ास बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब इमरान खान साहब को भी जो है वो साइडलाइन किया गया है, उनके लिए भी कहा गया है कि वो मीडिया में नज़र ना आए, ना तो सोशल मीडिया में, ना ही टीवी चैनल के ऊपर भी कहा गया है कि ना उनका नाम लिया जा सकता है और ना ही ये जो है वो उनकी पिक्चर लगाई जा सकती है। गलत तरीका है, मैं हरगिज़ इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी। हर हर लीडर को चाहे या हर पॉलिटिशियन कहना चाहिए, लीडर तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो उनको परमिशन होनी चाहिए कि अगर वो एक आज़ाद मुल्क जो हम कहते हैं उसके सिटीज़न हैं और यहाँ पर से इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनको पूरा राइट है कि वो मीडिया में आ सकें और इमरान खान को तो बनाया ही मीडिया ने था। मगर अब देखने में यही आ रहा है कि उनको साइडलाइन किया गया, लेकिन कितने टाइम के लिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कुछ टाइम के बाद हम दोबारा खान साहब को देखें कि वो उसी तरीके से अपनी घन गरज के साथ जो है वो बात कर रहे हों, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्टी को हेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये भी सुनने में आया कि वो इमरान खान से मीटिंग की है और उन्होंने उनसे कहा है कि या तो आप कंट्री से बाहर चले जाएँ, लंदन चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, किसी और जगह चले जाएँ और अगर नहीं जाना है तो आप खामोश रहिए और अपनी जो है ना वो थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए अपनी जो वो बात करते हैं उसको, लेकिन लगता नहीं कि खान साहब सुनेंगे।
बिल्कुल ये वाली बात आपकी सही है क्योंकि खान साहब अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया में तो ख़ैर वो बैन है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में उनके इंटरव्यूज़ बीबीसी हो, स्काई हो सीएनएन हो, सब ने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं और शायद आगे भी अभी उनका प्लान है और वहाँ पे वो मुख्तलिफ बातें भी बता रहे हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक बताया था कि शायद अ, अमेरिका में हमारी बात उस तरह की सुनवाई नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के उनसे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि वो मेरी बात नहीं सुनते। एक तो ये बात, दूसरी बात अर्ज़ु एक और बात शायद आपने भी सुनी हो लेकिन एक खबर मेरे हाथ लगी और वो ये है कि ज़रदारी साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो भी इस चीज़ से कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं हैं कि एक तो जिस तरीके से फ़ौजी अदालतों में उनका मुकदमा चलने की बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है इमरान खान साहब की। इसके साथ-साथ एक चीज़ और है कि जो इन्वेस्टिगेशन और वो सारी चीज़ें होनी है कि अगर वो मिलिट्री के तहत हो, मिलिट्री रूल्स के तहत हो, तो वो कहते हैं कि भई ये तो हमारे लिए भी आगे एक ट्रैप हो सकते हैं हम लोग और एक फंदा हो सकता है। तो वाक़ई ऐसा है या इमरान खान का केस अलग है, मियाँ नवाज़ शरीफ और ज़रदारी साहब का केस अलग? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई अलग-अलग केसेज़ हैं, बल्कि ऐसा ही है कि मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब को बिल्कुल इस चीज़ की मुखालफ़त करनी चाहिए और बड़े स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को जो है रोकने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आज अगर इमरान खान की बारी है, तो कल उनकी बारी हो सकती है। और ये हमेशा से देखा गया है कि अगर अपने टाइम पे लोग जब पावर में होते हैं तो दूसरे की तकलीफ का एहसास नहीं होता, जो कि इमरान खान साहब ने भी किया था कि वो दूसरों को जेल में डाल रहे थे और उनकी तकरीरें मौजूद हैं। इनफैक्ट मेरे अपने पास भी हैं जहाँ पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी इनमें आके जो है वो फ़ैन भी निकलवा दूँगा, टीवी भी निकलवा दूँगा, एसी भी निकलवा दूँगा और इस किस्म की दूसरी बातें जो हैं इमरान खान साहब कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के लिए। और अब यही बातें उन्होंने कुछ इसी किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो ज़रदारी साहब के लिए भी दी थी। लेकिन अब हुआ क्या कि अब वही सारा टाइम जो है वो इमरान खान की तरफ आ गया है, तो मेरा ख़्याल है कि अच्छा तभी लगता है जब आपके सामने कोई ऐसा हो जिसके साथ आपका मुकाबला चल रहा हो, एक कॉम्पिटिशन का माहौल रहे, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पर हो, चाहे किसी प्रोफ़ेशन में हो। जैसे हम लोग भी अगर मीडिया में हैं, हम अगर यूट्यूब कर रहे हैं या हम टीवी चैनल्स पर हैं, तो अगर बहुत सारे टीवी चैनल्स होते हैं, तो ही आपको मज़ा आता है काम करने का, तो ही आपको सीखने को भी मिलता है, तो ही आप कोशिश भी करते हैं कि आपका काम बेहतर से बेहतर हो। इसी तरीके से जो दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं उनसे भी हम यही सीख लेते हैं कि जी ठीक है ये भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें मज़ीद मेहनत करनी होगी अगर हमें इस फ़ील्ड में अपनी जगह बनानी है। अगर आप सबको हटा देंगे, आप अकेले बादशाह हैं, सऊदी अरब की तरह का कोई माहौल आप क्रिएट करेंगे, तो वो तो मेरा ख़्याल है कि ठीक नहीं होगा। तो इस वक़्त अगर ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब थोड़ा-सा चेंज करें अपने माइंड को और ये सोचें कि ये भूल जाएँ कि इमरान खान ने क्या किया और इस सबको इमरान खान के साथ खड़े हों और कम से कम इस जगह पे कि जी फ़ौजी अदालत में जो है आर्मी एक्ट के तहत उनके ऊपर केस नहीं लगना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कुछ गलत किया है, बिल्कुल सज़ा दें, जेल में भी डालें क्योंकि बाकी सब भी गए थे, तो खान साहब को भी जाना चाहिए जेल में ज़रूर 1-2 बार, अच्छा रहता है, ज़रा माहौल चेंज होता है। लेकिन इस तरीके से नहीं कि जिससे कि जो आर्मी एक्ट आप जानते हैं कि वो बहुत खतरनाक चीज़ है और वो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। तो उस पे अगर नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब इमरान खान साहब का साथ दें, तो हो सकता है आगे जाके इमरान खान साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो। जी, एक चीज़ और भी है और थोड़ा-सा ऑन अ लाइटर मूड आते हैं, इमरान खान साहब तो चलें अभी तक ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं। लोग उनके कुछ समझा-बुझा भी रहे हैं और कुछ लोग अभी भी उनके जेलों में हैं। अली मोहम्मद खान साहब मेरे इलाके से हैं, मतलब हलका तो वो नहीं है, लेकिन मर्दान से वो है और वो मर्दान के जेल में से जैसे ही निकलते हैं तो कोई मेरा ख़्याल 5वीं या छठी दफ़ा गिरफ़्तार किया और एक और मेरे इलाके के एमपीए थे ज़ाहिर शाह तूरू। उनके मोबाइल नंबर से अब मुझे नहीं पता कि वो खुद कर रहे हैं या किसी और उनके पीए-वीए, लेकिन उनके नंबर से आज शाम को मुझे मैसेज आया कि जी मैं मेरे हुजरे पे और घर पे लेडीज़ पुलिस ने और हुजरे पे जो मर्दान पुलिस है उनका रेड हुआ है और शायद पकड़ने की, हालाँकि वो तो पहले ही मुझे कुछ खबरें ऐसी आई थी कि वो जेल में है। अब आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या है? हालाँकि जिन लोगों को हम जानते हैं कि उनका ठीक है उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया लेकिन उन्होंने कुछ खाया-पिया भी नहीं है। तो
आई डोंट नो क्या हो रहा है, खैर एनीवे। ऑन अ लाइट नोट थोड़ा-सा एक बात पे आते हैं, एक खबर, बल्कि मैंने उसको शेयर भी अपने ट्विटर पे किया और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको आगे जाके रिट्वीट भी किया कि गधों की पॉपुलेशन में इज़ाफ़ा हो रहा है। यानी हमारे बजट की शायद ये एक पॉज़िटिव चीज़ हर साल में आती है कि बाकी चीज़ें अगर हमारी ओवरऑल, इसके ऊपर भी मेरा एक शो आया है कुछ दिन पहले कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो नीचे की तरफ आए हैं। लेकिन गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है। तो इसके ऊपर कमेंट चाहूँगा कि क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल सकता है? क्योंकि एक साहब हमारे वो लाहौर से तो रवाना हुए थे, मुझे नहीं पता कहाँ पहुँचे, लेकिन वो घोड़े पे सवार हैं, वैसे वो गधे पे सवार नहीं है। तो वो घोड़े पे आ रहे हैं, तो शायद वो ऐसा लग रहा है कि वो हम उस वक़्त उस ज़मानों में रह रहे थे जिसमें घोड़ों पे सवारी होती थी या गधों पे भी होती थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है? इसके पीछे क्या कोई साज़िश है या कोई क्या चल क्या रहा है? देखिए, वो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी एक न्यूज़ में रहने का तरीका होता है कि वो घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं और बीच में उनकी एक वीडियो और आई थी आज, जिसमें वो अब बाइक पे थे। तो मैंने जो भेजा फ्राई बनाया है, मैंने दोनों वीडियोज़ दिखाई हैं, उसमें वो घोड़े पे भी जा रहे हैं, उसके बाद बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी जो है वो आई थी। 1-2 साल पहले भी, बल्कि लास्ट ईयर भी थी शायद, और उसमें भी ये बताया गया था कि गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इस बार बल्कि 1 लाख से ऊपर बताया गया था कि ज़्यादा हुए हैं गधे, और अभी भी कुछ इसी किस्म की न्यूज़ है, और उस वक़्त ये कहा गया था कि वो गधे हम चाइना को बेच रहे थे। और क्योंकि चाइना, आपको पता है, चाइनीज़ जो हैं वो मतलब कुछ भी खा लेते हैं ना, वो गधे भी खा लेते हैं, घोड़े भी खा लेते हैं, कॉकरोचेस भी खा लेते हैं, पता नहीं क्या-क्या खा लेते हैं। तो वो उन्होंने गधे ले लिए थे। और उससे मुझे याद आया कि वो हमारे एक बड़े अच्छे गेस्ट आया करते हैं, सुमीत जैन साहब, तो वो भी चाइना में ही हैं। तो उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी गधों के ऊपर। तो पता नहीं क्या, मैंने देख नहीं पाई, मैं वो वीडियो आज देख लूँगी रात को। लेकिन ये कि शायद मेरा ख़्याल है कि अभी भी जो गधे बढ़ गए हैं, वो शायद वहीं चाइना को ही दिए जाएँगे, और चाइना के लोग ले भी लेंगे खुशी-खुशी। और बाकी तो आपको मालूम ही है कि पार्लियामेंट में भी मेरा ख़्याल है लोग यही कहते हैं कि इसी किस्म के लोग बैठे हुए हैं। और गधों की पॉपुलेशन उधर भी बहुत ज़्यादा है पार्लियामेंट के आस-पास में, मतलब पार्लियामेंट के अंदर की बात नहीं कर रही, जो लोग समझ रहे हैं। मेरा मतलब उस एरिया में लोगों ने काफ़ी गधों को फिरते-टुरते देखा है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और पाकिस्तान को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और बिल्कुल, एक बल्कि एक वीडियो और थी, उसमें एक मौलाना साहब थे कोई, और वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो सकती है अगर आप मतलब गधे जो हैं वो इम्पोर्ट कर दें, किसी दूसरे मुल्क को दे दें। फिर कुत्ते बहुत हो गए हैं पाकिस्तान में। उन्होंने कहा वो कुत्ते भी उठा के आप चाइना को दे दें, क्योंकि वो तो कुत्ते भी खा जाते हैं। तो वैसे कुत्ते तो लाहौरिये भी खा जाते हैं, माज़रत के साथ लाहौर वालों से, कि वहाँ से भी बड़ी खबरें आती हैं कि लाहौर में कुत्ते का गोश्त मिल रहा है। तो वो वहाँ पे वो भेजे जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि अब वजह तो मुझे नहीं मालूम कि पॉपुलेशन गधों की और कुत्तों की इतनी क्यों बढ़ रही है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल उनको अगर चाइना दे दें, तो वो भी खुश हो जाएँगे और हमें कुछ पैसा भी मिल जाएगा। अच्छा, ये वाली बात तो ख़ैर आपने जो बात की कि लाहौर में, तो वहाँ की मेरा एक दोस्त है, तो वो कहता है आपको, आप आइए हम आपको कोता बिरयानी खिलाएँगे। मैं उनको कहता हूँ कि यार मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है, इतना कोई ख़ास शौक नहीं है, वैसे ही बिरयानी-विरयानी कभी-कभार खा लूँ, वैसे कोई इतना कोई मतलब अख़ीर नहीं आई होती। और ये तो ये ख़ैर एक लाइटर नोट पे बात थी, तो इसलिए मैंने कर ली। लोग पूछ भी रहे थे कि यार यहाँ पे, तो मैंने कहा यार वैसे तो दुनिया में रिपोर्ट पाकिस्तान की आई है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे वाक़ई गधों की तादाद बड़ी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार 2 टाँगों वाले गधे, तो वो काफ़ी पाए जाते हैं, वो सिर्फ़ पाकिस्तान का मसला नहीं है, अनफॉर्च्यूनेटली वो बहुत सारी जगहों पे, ख़ैर ठीक है, अब बढ़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम उनको कम तो नहीं कर सकते। लेकिन आते हैं ज़रा बिलावल साहब की तरफ, और बिलावल साहब ने कहा है, बात तो ठीक है, लेकिन क्योंकि बिलावल साहब सुनने में ये आ रहा है, किसी को बताइएगा नहीं आज़ू कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब पता नहीं बनते हैं, नहीं बनते, लेकिन ठीक है, हम बात कर रहे हैं। अब वो अगर सुनेंगे तो हो सकता है वो भी खुशी हो जाएँ, लेकिन ख़ैर एनीवे बनते हैं तो बन जाए, कोई नहीं। बहुत सारे बन गए, उस्मान बुज़दार अगर सीएम बन सकता है, इमरान खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो व्हाई नॉट बिलावल, मतलब उसका भी हक है। मदर भी थी, नाना भी उनके थे, तो ख़ैर। तो वो कह रहे हैं कि जी आप फ़ौज को
उनके ऊपर हमला और होके उनको आप नहीं ख़त्म कर सकते, उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लेकिन उसका कोई तरीका है। तो फिर भी क्या हो सकता है कि बिलावल साहब अल जज़ीरा को एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है उनका जो अभी आया है इस हवाले से? देखिए देखिए, कुछ मंथ पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मतलब एक वीडियो की थी, आप भी जानते हैं, आलोक के साथ, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं। तो मेरे ख़्याल है 3-4 महीने पुरानी वीडियो होगी वो। तो उसमें बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल आ रहे हैं। तो वो बड़े हैरान हुए थे, कैसे-कैसे कह दिया। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप इस वीडियो को सँभाल के रख लें और याद रखिएगा, जब बन जाएँगे तो फिर उसको आप चला सकते हैं कि मैंने उस वक़्त बताया था। तो ख़ैर, कहने के लिए लोग कहते हैं कि जी बहुत से लोग कहते हैं, और मुझे उस पे कोई एतराज़ भी नहीं है, जिसकी जो मर्ज़ी कहे, कि कहते हैं कि जिसको कुछ आता-जाता नहीं है, ऐसी बोलती रहती है। तो लेकिन ये कि अगर वो बात मेरी सही हो गई, तो वो जो ऐसे कहते हैं ना, कुछ आता-जाता नहीं, देखो, देखो, देखो जी, तो वो जो ये साबित करने में लगे रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूर एक जवाब होगा। और ये है कि बाकी ज़ाहिर है कि उनका एक अगर आप वैसे देखें, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी पार्टी को, लेकिन अगर बातचीत सुने, जो इंटरव्यू आज उन्होंने दिया, बिलावल बिलावल साहब का आज जो इंटरव्यू मैंने भी देखा थोड़ा-सा, अल जज़ीरा का, काफ़ी मैच्योर तरीके से रिप्लाई किया है। और दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़े यंग हैं और इनको प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लाया जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि वो काफ़ी साल पहले से जो है उनके पेरेंट्स के या उनके फादर के ज़हन में ये बात होगी, और तभी उनकी जो है, मेरे ख़्याल है, ट्रेनिंग भी एक तरह की शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि जिस वक़्त उनसे इंटरव्यू किया जाता है, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना, कहना चाहिए कि पॉइंट्स होते हैं। एक ख़ास वो डाटा-वाटा सब कुछ बता बता देते हैं, और काफ़ी पुरानी-पुरानी चीज़ों को भी मेंशन कर देते हैं। तो वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि एक फैमिली ने जैसे एक करा हुआ है कि जी इधर से ही आएँगे प्राइम मिनिस्टर और यहीं से सदर आएँगे, लेकिन अगर एक तरीका है यहाँ पे, इसी तरह आप कांग्रेस में देखते हैं, इंडियन कांग्रेस में, कि वो फैमिली पॉलिटिशियंस जो है वही चल रहा होता है, फैमिली पॉलिटिक्स ही चलती है, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है। नवाज़ शरीफ साहब हैं, फिर शहबाज़ शरीफ साहब आ गए, लेकिन शहबाज़ शरीफ साहब क्यों आ गए? उनके बजाय कोई और पीएमएलएन से क्यों नहीं आया? ये बहुत बड़ा सवाल है, जो मैं हमेशा करती हूँ कि क्यों शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, या उनके बाद क्यों मरियम नवाज का नाम लिया जाता है, किसी और का नाम क्यों नहीं लेते? बहुत लोग हैं पीएमएलएन में, लेकिन नहीं कहा जाता। और यही चीज जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो बनेंगे, नहीं तो बेनजीर भुट्टो बनेंगी, नहीं तो बिलावल भुट्टो बनेंगे, और सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी बनेंगे। तो ये एक सिलसिला है, वरना ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी में और लोग नहीं है। पीपल्स पार्टी में बड़े-बड़े बेहतरीन किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इमरान खान की पार्टी में सिर्फ एक डिफरेंस था, वो ये कि फैमिली सियासत तो खैर उनके यहाँ भी हो रही थी। ऐसा नहीं, सिर्फ इमरान खान की अपनी फैमिली नहीं आई थी, वरना बाकी परवेज़ खट्टक साहब की फैमिली से 7 लोग जो थे वो असेंबली के अंदर थे, उनकी फैमिली इमीडिएट फैमिली के अंदर से, और इसी तरीके से बाकी सब थे। लेकिन बात यही है कि कहा जा रहा है कि जी बिलावल आएँगे, और अभी जो अल जज़ीरा का इंटरव्यू भी उन्होंने दिया, उसमें भी उनसे पूछा गया कि जी एस्टेब्लिशमेंट का सवाल किया गया कि क्या फ़ौज बाहर रह रही है? और उसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी, एकदम से तो नहीं होगा, थोड़ा-थोड़ा करके, उनका मतलब था कि कोशिश की जाएगी और उसके बाद इस तरह से वो निकलेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि उन्होंने एकदम से ये नहीं कह दिया कि हाँ जी, हाँ, वो तो बिल्कुल ही बाहर है। जैसे हमारे यहाँ एक कहा जाता है और हमारे यहाँ एक बताया जाता है कि जी फ़ौज बिल्कुल बाहर है। इसलिए कि इस वक़्त झूठ बोलना गलत होगा। सबको अंदाज़ा है, सबको पता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ अब रोकी नहीं जा सकती। जो चैनल्स हैं वो सारी दुनिया में आते हैं, तो सबको पता है क्या हो रहा है। तो बिलावल भुट्टो ने यही कहा कि आहिस्ता-आहिस्ता करके हम इस चीज़ को सही करेंगे और फ़ौज को पॉलिटिक्स से बाहर लेके जाएँगे। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो चली गई है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी मैच्योर किस्म का रिप्लाई किया, और मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी। अब देखते हैं कि आगे वो जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और दूसरा आप देख रहे हैं कि उनको बेतहाशा पूरी दुनिया में फिराया जा रहा है, हर जगह पे, और उसका रीज़न भी यही है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनको दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो हेड हैं, वो उनको पहचानते हों, उनसे मिल चुके हों। चाहे जैसे मर्ज़ी रिलेशंस हों, लेकिन जानते हों। तो चाहे वो भारत हो, चाहे कोई दूर-दराज़ कोई मुल्क हो, लेकिन सब जगह पे बिलावल साहब को, बल्कि आपके ही एक शो में आप कह रहे थे कि जी वो तो पाकिस्तान विज़िट पर आते हैं और वो तो हर वक़्त बाहर फिरते रहते हैं। तो वो उसकी वजह मेरे ख़्याल है यही है कि वो उनको सब लोग पहचान लें,
सारी कंट्रीज़ में उनकी जो है, वहाँ के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, उनके साथ उनकी जान-पहचान हो जाए, ताकि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो लोग उनको जानते हों। और वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो तो ख़ैर आगे वक़्त ही बताएगा। जी, बिल्कुल, एक चीज़ और भी है, आपने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन एक आध दिन पहले कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हुई और जर्नलिस्ट दोस्त थे, खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने शहबाज़ शरीफ साहब की वो वाली बात काफ़ी मतलब अ, उसके ऊपर ख़ैर मैंने एक शो तो किया हुआ है, लेकिन ये है कि वो जो उनकी वीडियो आई थी और उन्होंने बड़ा एक कहा कि यार ये ग्रूम नहीं है ये आदमी, इसको ग्रूमिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, या आप किसी हेड ऑफ द स्टेट से मिलते हैं। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कि यार शायद मैंने कहा आई डोंट नो कि ये बात हो, लेकिन मैंने कहा मुझे लगता है कि वो ये देखते हैं कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो जाके जप्पी लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी, जो बाइडेन को भी, और अरब लीडर्स जो हैं एमबीएस वगैरह, या फिर कैमरॉन हैं, फ्रेंच लीडर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, या इसकी जापान की जाए, या बड़े-बड़े कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनकी बात की जाए, व्लादिमीर पुतिन की जाए। तो लोग, मैंने कहा शायद वो ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि यार थोड़ा-सा मतलब ये चीज़ ज़हन में होनी चाहिए कि बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे वो लीडर्स उसके उनके पास आते हैं कि यार वो उनको मिले, और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब को ये बात शायद पसंद है, या जो हमारा तीसरा कल्चर का हिस्सा भी है, एशियन कल्चर में ज़्यादातर होता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो मिलते हैं लोग। तो शायद इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि कैमरून भी, हालाँकि फ्रेंच लोगों के हवाले से मैं सुनता हूँ कि वो पसंद नहीं करते, लेकिन वो मिलते हैं। ये बाकी लीडर्स दुनिया के, या जो गोरे लीडर्स हैं, या फिर हम जिनको वेस्टर्न लीडर्स कहते हैं, वो ये चीज़ें नहीं करते, वो सिर्फ़ हाथ मिलाते हैं, लेकिन उनके साथ वो बाकायदा गले मिलते हैं। लेकिन अब आई डोंट नो कि शहबाज़ शरीफ साहब को क्या हुआ था कि वो इस तरीके से करें, तो ग़ालिबन इस हवाले से वो बड़े ग्रूम होंगे बिलावल। बिल्कुल मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, आई डोंट नो कि वो यहाँ पे मैच होती है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है, तो मैं बहरहाल वो ये कि हमारा जो देसी कल्चर है ना, आई डोंट नो कि यूरोप में क्या होता है, लेकिन मेरे ख़्याल है वहाँ भी यही कुछ होता होगा, या अमेरिका में। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बांग्लादेश, जो हम लोग एशियंस हैं, हमारा ये कल्चर है कि अगर हमारे यहाँ कोई पैसे वाला आता है ना, तो वो अगर सड़ा से सड़ा जोक भी सुनाता है, तो लोग बहुत हँसते हैं। और हर एक की कोशिश होती है उसके साथ फ़ोटो बना ले, हर एक की कोशिश होती है उसको गले लगा ले, हर एक की कोशिश होती है उससे हाथ मिला ले। ये एक हमारी परंपरा है, हमारा एक कल्चर है। और अगर कोई गरीब आ जाए, तो बेचारा कितनी भी ढंग की बात करे ना, हम कहते हैं यार ठीक है, चलो निकलो इधर से। तो ये डिफरेंस जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के बीच में है, कि आप एक ऐसी कंट्री से जा रहे हैं जिसकी इकोनॉमी जो है वो 5th नंबर पर है। आप वहाँ जाएँगे तो हर एक जो है वो पीएम मोदी जी से मिलना भी चाहेगा, हाथ भी मिलाना चाहेगा, बात भी करना चाहेगा, फ़ोटो भी लेना चाहेगा, सेल्फी भी लेना चाहेगा, उनको अपने घर, अपने ऑफ़िस हर जगह बुलाना चाहेगा। क्योंकि उनको पता है कि यार ये अपने पैसे से आए हैं, अपना पैसा खर्च करके ये यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने किसी से जहाज़ उधार नहीं लिया है, इन्होंने फ्यूल किसी और से नहीं डलवाया है, और ये मुझसे कुछ माँगने नहीं आए हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर के बाद ही मुझे कहेंगे 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो, या इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। ये आएँगे, मुझसे बिज़नेस की बात करेंगे और मुझे कुछ देकर जाएँगे, वो फ़र्क होता है। यहाँ के जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको ये होता है कि भई पहली बात तो ये कि पता नहीं जहाज़ किसका लेकर आएँ। जैसे पहले इमरान खान साहब गए थे, और वो एमबीएस ने जो है वो जहाज़ आधे रास्ते से वापस बुला लिया था। तो वो सोचते हैं पता नहीं किसी से जहाज़ लेकर, किसी और से फ्यूल डलवा कर, और उसके बाद आए हैं, और आके जो शहबाज़ शरीफ साहब का एक बड़ा वो लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जी मैं आम लाया हूँ, और आधे आम आपके हैं, तो आधे आपकी बेगम के हैं। तो इस किस्म की बात वो करेंगे, और फिर जाते-जाते कहेंगे कि यार कुछ पैसे दे दो, वापसी का किराया नहीं है, या कोई इस किस्म की बात करेंगे। तो कि कुछ पैसे दे दो, बिलियन दे दो, मिलियन दे दो, कुछ तो दे दो। तो ऐसे लोगों से जो है वो, चाहे वो कंट्री के हेड हों, उनसे भी लोग बचते हैं, और आम ज़िंदगी में भी लोग बचते हैं। कि यार ऐसे-ऐसे किसी से बात ना ही करें, फ़ोन भी नहीं उठाते लोग, कि अगर किसी आपको पता हो कि ये इसने मुझसे पैसे माँगने हैं, तो हम फ़ोन भी नहीं उठाते कि यार ठीक है, रहने दो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, और इसमें किसी को नाराज़ होने की, बहुत से पाकिस्तानी वो जो वीडियोज़ देखते हैं नाराज़ हो जाते हैं।
नाराज़ होने की या बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको शर्म आ रही है, आपको आप ये चाहते हैं कि इस तरह ना हो, तो फिर अपनी इकोनॉमी पे काम करें। अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाएँ, आपकी इकोनॉमी पहले बेहतर थी, अभी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप सीरियसली उसके ऊपर काम करें। इमरान खान आए, उन्होंने काम कोई नहीं किया, बस ये कहते रहे, "वो जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, वो मैं लेकर आऊँगा।" अरे यार, वो तो बाहर पड़ा हुआ है ना, उसे पड़ा रहने दो, उसको नहीं ला सकते, आपका बाप भी नहीं ला सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई काम करें, ट्रेड खोलें, फैक्ट्रीज़ खोलें, अपने यहाँ के लोगों को काम करें। यहाँ पे कॉटन पाकिस्तान की बहुत अच्छी होती है, चावल पाकिस्तान के बहुत अच्छे होते हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और करते रहे हैं, तो उसको करें दोबारा से ताकि आप भी उसी तरीके से सर उठा के जा सकें, जैसे बाकी जगह के या बाकी कंट्रीज़ के हेड्स जाते हैं। बजाए इसके कि आप इस तरह से जाएँगे कि आप 2 पेटियाँ आम की लेके और उसके बाद आप बोलेंगे कि यार मुझे तेरे गले लगना है तुम्हारे। वो वीडियो इतनी एम्बैरेसिंग है शहबाज शरीफ साहब की कि मतलब मुझे तो बहुत शर्म आई एज़ अ पाकिस्तानी कि ज़रूरत क्या पड़ी थी यार इनको जाने की। लेकिन बहरहाल ऐसा होता है लेकिन ये अपनी गलतियों को माने और सुधारे तब बात बनेगी। बिल्कुल और आपने कहा कि इनको जाने की क्या ज़रूरत थी? चलें वो तो एक इवेंट था, उनको इनवाइट किया गया था कि चलें आप भी आ जाएँ, लेकिन ये खामख़ा के गले लगने वाली जो कहानी है ना, ये गलत थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। अब पता नहीं ख़ैर उसके बाद आके उन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद में जो एम्बेसडर हैं टर्की के आजकल तुर्किया उन्होंने अपना नाम रख दिया है, लेकिन हम तो टर्की कहते हैं, हमें तो वही वो किया हुआ है। तो उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। ख़ैर एनीवे अब क्या हो सकता है, जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है और लोग उसको धड़ाधड़ वायरल भी कर रहे हैं। आरज़ू आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।